गाइस हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस मॉडल सेट 1 है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। यहाँ पर आपको मान लिया आपने कभी पढ़ाई नहीं की है, इससे पहले अगर पढ़ाई नहीं की है, ठीक से तैयारी नहीं की है, हमें तो मालूम है कि आपका एग्ज़ाम है तो आप ज़रूर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे होंगे। लेकिन ऐसे भी कोई स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई नहीं पढ़ते, बोलते एग्ज़ाम आने दो और 2 दिन बाद। उसके बाद ऐसे करने वाले स्टूडेंट के लिए हैं जो अपने नैया को पार करा सकते हैं, यानी इनकी सहायता से, ठीक है। यानी मॉडल सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने बाई चांस मतलब कुछ दिन पहले से ही पढ़ाई शुरू की है तो मॉडल आपके लिए बहुत ही बेस्ट है और आपको एग्ज़ाम में इतना बेटर तरीके से आपको पास कराएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा फंसता है मॉडल से। सो मॉडल को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कुल मिला के 19 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। यहाँ पर 5 प्रश्न का उत्तर देने होंगे। जो पहला क्वेश्चन है, कार्य और शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होगा। सो कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है जिसको जे से सूचित करते हैं, ठीक है। और शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है जिसको डब्ल्यू से सूचित करते हैं, ठीक है। तो कार्य और शक्ति का ऐसा मात्रक आपको मालूम हो गया है, क्योंकि ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे भी आप क्वेश्चंस बनाओगे तो मात्रक के रूप में ये प्रयोग होता है, ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट है 2 नंबर। इसमें क्या बोला है, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंध रखता है। सो सबसे पहले इसका संबंध क्या है, तरंग का वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, यही है इन दोनों के बीच की संबंध। तो इसको अगर हम देखेंगे ये में, यानी कि सूत्र में, तो वी हो जाएगा कैपिटल वी, फिर स्मॉल वाला, फिर मतलब कि उल्टा हुआ जैसा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इनके बीच की संबंध, ठीक है। सो ये आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन से इसमें बोला H2O का आणविक द्रव्यमान क्या है। तो H2O का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। सो सबसे पहले देखेंगे एच का कितना होता है 1, लेकिन इसमें 2 हाइड्रोजन है, ओके। सो उसके बाद ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का 16 होता है जो 1 ही है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 गुना 1 हाइड्रोजन का 2 है और लास्ट में 16 हो जाएगा, तो कुल मिला के 2 1 कम 2 प्लस 16, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 18। तो 18 यू ही आपका क्या है H2O का आणविक द्रव्यमान है। तो आपको इस तरह निकालना होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मोलर से आप क्या समझते हैं, यानी एक मोल से आप क्या समझते हैं। तो एक मोल का मतलब होता है एक मोल उस पदार्थ की मात्रा है जिसमें उसके मौलिक कणों की संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है और इसी को एक मोल के बराबर माना जाता है। सो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि एक मोल उस पदार्थ की मात्रा है जिसमें उसके मौलिक कणों की संख्या होती है, और मौलिक कणों की संख्या कितना होती है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। यही होगा आपका मोल। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा होता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है ये राइबोजियम जीवाणु द्वारा होता है। यानी आपने जनरली जो दाल वाला पौधे होते हैं उसके जड़ को गांठेदार देखे होंगे, तो उसमें राइबोजियम जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर चैप्टर। इसमें बोला है एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होता है। तो एड्स नामक बीमारी जो है ये HIV के द्वारा होता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे हमें 5 क्वेश्चन का आंसर करना है, लेकिन यहाँ पे ऑल टोटल आपको बताया जा रहा है, इसमें से जिन ठो आपको याद है वही ठो देने होंगे एग्जाम में, ठीक है। सो बाई चांस ये 7 में से कोई एक आ गया तो आपको सारे को याद करना है, ठीक है। सो सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर क्या बोला, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। तो वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा गैस पाया जाता है वो नाइट्रोजन है, और कितना है 78, और ऑक्सीजन जो है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा किस परसेंट, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, नाइट्रोजन जो है वो 80%, 78% आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भी हमें 5 प्रश्न का उत्तर देने होंगे जो 8 से शुरू होगा, ठीक है। सो सबसे पहले देखो यहाँ पर 1 जूल को परिभाषित करें, उस राशि का नाम बताएं जिसका ऐसा मात्रक जूल है। सो हमें सबसे पहले क्या करना है, 1 जूल को परिभाषा करना है, उसके बाद मतलब एक ऐसे राशि का नाम बताना है जिसका ऐसा मात्रक जूल होता है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 जूल को परिभाषा करना है। तो 1 जूल को परिभाषित करेंगे तो क्या लिखेंगे, किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा, यानी कोई भी वस्तु पर किया गया वह मात्रा जब 1 न्यूटन बल वस्तु को, यानी वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में बस 1 ही मीटर को क्या कर सकता है, विस्थापित किया जाता है, उसी को कहा जाता है 1 जूल। सो क्या बोला यहाँ पर कि किसी वस्तु पर किए गए कार्य वह मात्रा है जो 1 न्यूटन बल वस्तु को या बल की क्रिया रेखा दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है, इसको 1 जूल कहते हैं। और कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जो है वो दोनों का दोनों जूल होता है, ठीक है। कार्य का भी जूल, ऊर्जा का भी जूल होता है। सो यही बताना था हमें। 9 नंबर क्वेश्चन से इसमें हमें क्या बोला, किसी दिए हुए माध्यम
में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 200 यानी कि 220 हर्ट्ज है तथा वेग जो है वो 440 मीटर पर सेकेंड है। तो इस तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होंगी, गणना करें। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तरंग दैर्घ्य बराबर क्या होता है, वेग अपूर्ण आवृत्ति होता है। सो वेग अपूर्ण आवृत्ति होता है। वेग हमारा कितना निकला है, 440, और आवृत्ति हमारा कितना है, 220। तो 0 से 0 खत्म और 22 दूनी 40 हो जाएगा। सो 2 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य को मीटर, तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक मीटर होता है। सो हमारा आंसर हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, सो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 10 नंबर इसमें 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करो। सो यहाँ पर अवोगाद्रो संख्या की बतानी है, यानी कि कणों की संख्या हमें ज्ञात करना है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, परमाणुओं की संख्या, उसके बाद जो दिया गया है उसका द्रव्यमान और इसका मोलर द्रव्यमान। ठीक है, जैसे सोडियम का मोलर द्रव्यमान, यानी कि हमें यहाँ पर जो द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान तो 46 है। ठीक है, और इसका मोलर द्रव्यमान यानी कि सोडियम का मोलर द्रव्यमान, सोडियम को एन से सूचित करते हैं, कितना होता है, 23, यानी एक सोडियम में 23 ग्राम होता है। सो सबसे पहले हमें परमाणुओं की संख्या को निकालना है। परमाणुओं की संख्या को कैपिटल एन से लिखते हैं। ठीक है ना। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका मान बैठा देना है, यानी कि जैसे यहाँ पर दिया प्रदत्त द्रव्यमान और नीचे मोलर द्रव्यमान गुना अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या यही है जो 6.022 × 10⁻23 होता है। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, परमाणुओं की संख्या को कैपिटल एम से हमने सूचित किया। जो दिया हुआ है द्रव्यमान, इसको हमने कितना माना, स्मॉल एम से इसको सूचित किया, जो 46 ग्राम है। ठीक है, उसके बाद कैपिटल एम से मोलर द्रव्यमान को हमने सूचित किया। तो यही चीज़, ये फार्मूला है, आपको जो याद करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है 46/23 है, और ये हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है, सो अगर हम इसको इसके साथ कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 दूनी 40 हो जाएगा 2 बार। सो अगर हम इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 0 का 0, और इधर हो जाएगा 2 छक 12, 3 के बाद 10 मिला, और इधर हो जाएगा 10⁻23। सो यही आंसर हो जाएगा हमारा 10 नंबर का। ठीक है, यानी 12.044 × 10⁻23। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्या बोला है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। यानी इन्होंने क्या करा था, तो थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि, क्या प्रस्तावित किया कि परमाणु जो है धन आवेशित गोला बना होता है, यानी परमाणु धन आवेशित गोला का बना होता है, और इलेक्ट्रॉन इसमें धंसे होते हैं। यानी परमाणु जो है ये गोलाकृति का होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है भरा होता है। आप देख पा रहे होंगे इस फिगर पे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोला आगे, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम के समान होते हैं, इसीलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। देखिए, ऋणात्मक और धनात्मक ये समान होते हैं परमाणु, मतलब कि, तो जिस वजह से ये उदासीन हो जाता है, दोनों को प्लस माइनस करने से 0 आता है, बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो ये वाला चीज़ें जो है, ये क्या है, धनात्मक गोला है, और धनात्मक गोला है, इसके अंदर में क्या है, आपको क्या दिख रहा है, जो इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ये माइनस का होता है। सो ये हो जाएगा थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन से 0.8 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा। सो 1 मोल, यानी कि मोल संख्या जिसको एन से सूचित करते हैं, और एन हमारा कितना है, 0.5, और ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान यानी कि कैपिटल एम से सूचित करते हैं, तो 2 गुना क्या है, 2 ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो 16 दूनी 32 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद द्रव्यमान अगर हम निकालेंगे, तो द्रव्यमान क्या होता है, मोलर द्रव्यमान या मोल संख्या। सो कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू एन हो जाएगा। सो एम का मान कितना निकला, 32, और जो एन का मान है वो 0.5 है। अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, इतने के लगभग होंगे, तो इससे इसको कट कर देंगे तो हमें आखिर में 16 ग्राम आंसर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में यहाँ पे दिया है प्रतिरक्षणीकरण क्या है, रक्षीकरण क्या है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जब किसी वैक्सीन या टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर या उनके प्रवेश पर रोक लगा दी जाती है, तो उसके मतलब इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, जिससे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करने की प्रक्रिया को प्रतिरक्षण ही कहा जाता है। यानी प्रतिरक्षण, जब हम वैक्सीन या टीके लेते हैं, तो इससे हमारे शरीर में जो अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाते हैं या प्रवेश करने से रोक लगा देते हैं। तो ऐसे में मतलब शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक होती है वो क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है,
और शरीर जो है रोगों से लड़ने में सहायता करती है, तो इसको ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जल प्रदूषण के 3 कारण बताओ। तो जल प्रदूषण कैसे होता है, यानी जल दूषित कैसे होता है, जो पीने योग्य नहीं बनता है, तो उसका मेन 3 रीजन को बताना है। सो सबसे पहले देखो यहाँ पर जल कृषि रसायन खादों और उर्वरकों का मिलन होता है। जैसे किसान खेती करता है तो उसमें बहुत से तरह के रसायन का प्रयोग करता है, खाद उर्वरकता, जिस वजह से पानी जो है वो दूषित होता है और वो प्रदूषण के कारण में चला जाता है। दूसरा है जल में औद्योगिक रसायन और कचरा का मिलान, यानी जल में कहाँ कहाँ औद्योगिक होता है तो औद्योगिक क्षेत्र से मतलब कि अपशिष्ट पदार्थ जो मिल जाता है पानी में, तो इससे भी पानी जो है यानी जल जो है प्रदूषित हो जाता है। दूसरा कारण ये। तीसरा है जल स्रोतों के निकट शौच करना। अगर जल मतलब कि जल के किनारे, पानी के किनारे अगर आप शौच करते हो, कूड़ा कचरा जमा करना अथवा जल स्रोतों में पशुओं का स्नान करना, इस कारण से भी जल जो है वो प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे है कि नहीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें और गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गतिज ऊर्जा की परिभाषा को लिखना है। तो गतिज ऊर्जा क्या है, तो गतिज ऊर्जा किसी गतिशील वस्तु के पास कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली गतिशील हवा में झरने से गिरता पानी, ये सब क्या है, गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये पिंड ए है और ये बी है। ठीक है, और ये एम है और ये बल इसमें लगाया जा रहा है, इधर फोर्स इधर लगाया जा रहा है तो इधर आएगा वस्तु, और ये डिस्टेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, सो सबसे पहले है यहाँ पर क्या दिया है, माना एम द्रव्यमान के पिंड, एम द्रव्यमान के पिंड पर एफ बल कार्य करता है, जिससे पिंड में ए त्वरण उत्पन्न होता है और पिंड का वेग जो है वो एस दूरी तय करने के बाद भी हो जाता है। यानी एस के बाद बात करेंगे, अब प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा यू, जिसको हमने 0 माना, और अंतिम वेग वी हो जाएगा। यानी प्रारंभिक वेग यू जिसको हमने 0 माना, अंतिम वेग कितना है वी, और त्वरण हमारा कितना था ए, और दूरी कितना विस्थापित हो रहा है एस, और इसमें बल कितना लगाया जा रहा है एफ। सो हमारा फॉर्मूला यहाँ से शुरू होगा, यानी कार्य बराबर बल गुना दूरी, जिसको हम विस्थापन भी कहते हैं। ठीक है, सो एफ इंटू एस हो जाएगा। ठीक है, और एफ को हम लोग एम ए इंटू एस लगाते हैं क्योंकि एफ बराबर एम ए होता है। ठीक है, तो एम इंटू एस हो जाएगा, इनको इनके साथ कर देंगे एस हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ से आपका फॉर्मूला शुरू होता है। ठीक है, एम बी स्क्वायर बाई टू, एम बी स्क्वायर बाई टू, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर यानी कि 0 हो जाएगा यू स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 2s। तो यहाँ पर हमारा 2s जो है 2 इसके ये में चला जाएगा, यानी कि 2 इधर आ जाएगा, तो एस बराबर कितना मिलेगा, यहाँ पर कितना मिलेगा एम बी स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा, जो हमें यहाँ पर दिख रहा है फाइनली आंसर। ठीक है, सो ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं इनके बीच के व्यंजक को, और पिंड पर क्या गया कार्य, यही जो है गतिज ऊर्जा के रूप का होता है। सो यहाँ तक हमने देख लिया। अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 नंबर, एक तरंग की आवर्ती और अर्धकाल को परिभाषित करें। तरंग की तरंगदैर्घ्य आवर्ती वेग के बीच के संबंध को भी स्थापित करना है। सो सबसे पहले हमें आवर्ती का परिभाषा लिखना है कि 1 सेकंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या आवर्ती कहते हैं। इसे वी यानी कि न्यू से इसको न्यू कहते हैं। ठीक है, न्यू से सूचित करते हैं, निरूपित किया जाता है। इसका ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। आवर्ती को न्यू से सूचित करते हैं। दूसरा है आवर्तकाल। 2 क्रमागत संपीड़ित या 2 क्रमागत विरालों को निश्चित यानी किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को ही क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, यानी तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। उसके बाद आगे आवर्तकाल का ऐसा मात्रक मीटर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है तरंग वेग, आवर्ती तथा तरंग दैर्घ्य में संबंध। तो माना कि तरंग की आवर्ती क्या है n, और तरंग दैर्घ्य ये है, और आवर्तकाल t है, तथा समय का वेग v है। सो सबसे पहले हमें क्या करना, वेग बराबर दूरी बटा समय, तो हमने यहाँ पर मान लिया, तो v इज इक्वल टू ये हो जाएगा। उसके बाद आपका ये आंसर होना तय है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, यहाँ जो है ध्वनि की तरंग है जो कि एक आवर्तकाल t में चली गई दूरी है। सो आपका फाइनली आंसर जो है ये मिलेगा, और इसी को तरंग का वेग यानी आवर्ती गुना तरंग दैर्घ्य इनके बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, सो ये 1/t जो है न्यू के इज इक्वल टू के बराबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 17 में, समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। सो वैसे तत्व जिनका परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक। देखिए स्थान तो आपका सेम है, यहाँ 6 है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है 12, यहाँ पर 14 है, तो स्थान तो आपका समान है ना, 6 है, तो इसीलिए इसको समस्थानिक कहते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या दिया,
समस्थानों के कोई 3 उपयोग लिखे थे। समस्थान के क्या क्या 3 उपयोग है? तो सबसे पहले देखो, ये घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। घेंघा रोग जिनका हो जाता है, गाला वाला फूल जाता है ना, वो वाला। दूसरा है कैंसर के इलाज में कोबाल्ट के साथ समस्थानिक का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में भी। तीसरा है यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी या ईंधन के रूप में भी होता है। तो ये था 3 उपयोग इसका। 18 नंबर है जल चक्र आरेख की चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। सबसे पहले देखो, ये चित्र आपको बनाना होगा। अगर जल चक्र के बारे में आपको पूछा गया हो तो ये चित्र आप अच्छे से देखेंगे और इसको बना देंगे वहाँ पर, तभी आपको 5 नंबर आंसर जो है मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे व्याख्या करना है कि जलाशय से पानी का वाष्पीकरण होता है, संग्रहण के बाद वर्षा होती है या जलाशयों में वापस जाता है, और संपूर्ण प्रक्रिया जो है जिसके द्वारा पानी जलवाष्प बनता है और वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है और फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंचा दिया जाता है, उसे जलीय चक्र कहा जाता है। साथ ही जल के साथ कुछ मिट्टी के कण भी अंदर चले जाते हैं या भूजल के साफ पानी का हिस्सा बनते हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ भूजल झरने के द्वारा सतह पर आता है। इससे हम कूपों या नलकूपों की सहायता से सतह पर लाते हैं। स्थलीय जीव जंतु पौधे पानी का उपयोग भी करते हैं, यानी कि इसीलिए जल जीवन का होना जल चक्र का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर और आखिरी क्वेश्चन है जो 19 नंबर है। संक्रमण तथा असंक्रमण रोगों के उदाहरण के साथ हमें अंतर भी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको क्या लिखना है। यहाँ पर एक साइड में लिखेंगे संक्रमण रोग और एक साइड में लिखेंगे असंक्रमण रोग। पहला अंतर है इसमें कि ये व्यक्तिगत संपर्क द्वारा जल आदि से फैल जाता है। अगर हम व्यक्तिगत संपर्क में आएंगे या जल द्वारा, ये क्या हो जाता है, फैल जाता है, लेकिन ये व्यक्तिगत संपर्क द्वारा नहीं फैलता है, असंक्रामक रोग। ठीक है, उसके बाद बी नंबर, ये बैक्टीरिया जनित रोग है, ये वाहक द्वारा फैलते हैं। ये बैक्टीरिया जनित रोग है लेकिन ये वाहक द्वारा नहीं फैलता। जैसे में कौन कौन सी बीमारी है जो फैलता है, तो जैसे हो गया मलेरिया, फ्लू या मियादी बुखार आदि, ये सब फैलने वाला बीमारी होता है। और यहाँ पर अगर बिना फैलने वाला बात करें यानी असंक्रामक रोग, तो जैसे में मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर, ये सब बिना फैलने वाला है, ये सब जो है नहीं फैलता है, ये असंक्रामक रोग है। यहाँ पे हमने 90 में से 90 प्रश्न का आंसर करा है। तो इसमें आपको जो अच्छा लगे उसको याद करना है, जहाँ पे आपको बोला जाएगा निर्देश के अनुसार आंसर देना है। 5 है तो 5 ही देना है, ऐसे नहीं कि आप 7 आंसर करोगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इधर उधर करके, तो पूरा आपको करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं।